मैं आपको सबसे पहले इस नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। और मैं प्रभु से ये कामना करूंगा कि 2023 की जो गलत यादें थी, जो 2023 में जो हमारे जीवन में जो गलत घटा था, उन यादों को एक दुआ सुपन समझ करके उनको छोड़ देकर और जो अच्छे काम हुए हैं उनको शक्ति मान करके 2024 में अपने इस इलाके का, अपने बच्चों का, अपने इस प्रदेश का और देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए मैं आप सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरह से जो आपका जनसमूह जिस तरह से उमड़ करके आया, इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, हम तब ये कामयाबी हासिल करेंगे जो हमारे साथियों ने कहा है, जब तक हमारा बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अभी समय है, एक तो बहुत गंभीरता से देख लें कि जिसकी वोट नहीं बनी है वो तुरंत वोट बनवाने की तरफ ध्यान दें। जिसकी वोट नहीं बनी है उसकी वोट बनवाए, ये जो महत्वपूर्ण कार्य है। और किसी की वोट गलत जो बनी हुई है, क्योंकि सामने बहुत षड्यंत्रकारी पार्टी है, उन्होंने फर्जी वोटें बहुत बनाने का उनका चलन है। वो फर्जी वोट अगर कोई बनाई है तो उनको कटवाने का भी काम करें। एक आप अपना ये सुनिश्चित करें कि अपनी पार्टी का झंडा आप अपने सब घरों में लगाना शुरू करें। प्रत्येक घर पर और प्रत्येक वाहन पर, चाहे आपकी मोटरसाइकिल है, चाहे आपकी कोई भी गाड़ी है 4 पहिया की या कोई भी गाड़ी है, उन पर झंडा लगा के चलें, जिससे पार्टी का पूरी तरह से प्रचार और प्रसार हो सके। एक और बात का ध्यान रखें कि आज जो सबसे बड़ा जो काम है वो सोशल मीडिया का है। जो हमारे नेता जो कार्यक्रम देते हैं उसको सोशल मीडिया पर जो नौजवान हैं उसको प्रचारित और प्रसारित करने का अवश्य काम करें। साथियों, अब आपको ये समझना चाहिए, आज देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। ये सारे कानून उसी तरह के ला रहे हैं। आज सारी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर खतरा बना हुआ है। इस सरकार ने अपने अहंकार में आकर के इस देश को सांप्रदायिक आग में झोंकते हुए अपने उल्लू सीधा करने के लिए ये पूरे देश में ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे आम आदमी दुखी और परेशान है। किसानों के लिए किसी किसान से नहीं पूछा। जब किसानों के खिलाफ ये 3 कृषि कानून लाए थे, इस देश के अंदर 13 महीने तक किसान सड़कों पर बैठे रहे थे, उनके सामने कीलें ठोक दी गई थी, उनको उग्रवादी कहा गया, गुंडे मवाली कहा गया, तरह तरह से अपमानित किया गया। 750 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। अगर वो कानून इन्होंने वापस भी लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, तब भी किसानों को झांसे में देकर के आज भी उनकी बातों को नहीं माना गया। इसी तरह से इन्होंने जो फैक्ट्रियों का जो कानून लाए थे लेबर लॉ के बारे में, जो फैक्ट्रियों में गरीब आदमी, मजदूर आदमी काम करता है, उसके सारे अधिकार छीनते हुए जो उसकी 8 घंटे की ड्यूटी थी उसको 12 घंटे की ड्यूटी करने का ये कानून लेकर के आए। ये अमीरों की पार्टी है। और इंश्योरेंस कंपनी अदानी और अंबानी के उनके लोगों के लिए
और उसी के लिए ये कानून आया है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। जो ड्राइवरों के लिए जो कानून लेकर के आए, किसी भी संगठन से, ड्राइवर के से, ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों से, किसी से कोई प्रचार नहीं किया, ये अपनी मर्जी से ये लाते हैं। उसका किस तरह से होता है, किस तरह से ड्राइवरों के, उनके बच्चों में उसकी तरफ नहीं देखा कि 10-10, 12-12 हजार की नौकरी करते हैं। उनसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मारने के लिए कोई एक्सीडेंट करता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। जो 10,000 की, 12,000 की, 15,000 की नौकरी करने वाला अगर 7 लाख रुपए होते तो अपना काम नहीं करता, अपना व्यापार नहीं करता, वो क्या ड्राइवर ही करता। उनके किस तरह से, उनके साथ में ये सरकार किस तरह का जो बर्ताव करने में लगी हुई है। आज ड्राइवर भी 80 लाख ट्रक हैं देश के अंदर, 4-5 करोड़ लोगों पर असर डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ये इस तरह के कानून लेकर के आ रहे हैं। और बताऊं आपको, कानून जो ये ला रहे हैं, जो मोबाइल है आपके, ये मोबाइल को आप बंद करके रखोगे, जब भी जो वो चाहेंगे आपकी बात को सुन सकते हैं। आप जो कह रहे हो, जो बात कर रहे हो, आपके व्हाट्सएप कॉल को भी सुन सकते हैं। ये जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसको खत्म करने में ये सरकार लगी हुई है। उसका भी एक लेकर के आ रहे। और पुलिस कानून के भी जैसे बता रहे, पुलिस कानून अब बिना किसी इजाजत के, पुलिस जो है, जो 90 दिन का था उसको 180 दिन कर दिया चार्जशीट का, बगैर किसी पूछे। ये महीनों तक किसी भी आदमी को अपनी हिरासत में रख सकते हैं। पुलिस कानून में भी ये तब्दीली ला रहे हैं। और पुलिस के जरिए ये इस देश में तानाशाही का राज चल रहा है। इस तानाशाही के राज से आपको सचेत रहने की जरूरत है। और विकास की जो बात है, मैंने अभी बताया, अभी आफ्ताब अहमद ने किस तरह से मेवात के अंदर हुड्डा साहब ने विकास कराया, चाहे वो IMD का हो, चाहे शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे सारे जो सड़कों का जो जाल हुआ, ये सारी जो सड़कें जो बनाई थी हुड्डा साहब ने, चाहे नूह से होडल वाली हो, चाहे फिरोजपुर सरकार से होडल की हो, चाहे ये जो अलवर की जो सड़क है, और चाहे ये भी जो CP जोशी थे जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जब ये दिल्ली बड़ौदा वाली की जो नींवें सोना जो गुड़गांव में रखी गई थी, ये सड़कों का जो जाल है, ये हुड्डा साहब ने बिछाया। IIT और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर दिए। इस सरकार ने क्या दिया? ये तो मरम्मत भी नहीं करा सकते। आज चल के देखो सड़कों का क्या हाल है। आप होडल वाली सड़क पर निकल जाओ, उधर से सड़क पर किसी पर निकल जाओ, इस सड़क पर निकल जाओ, मेन सड़क पे, सारी सड़कों का क्या हाल है। आप अलवर, ये तो सड़कों की मरम्मत भी नहीं करवा सके जो हुड्डा साहब ने बनाई थी। मैं और आपसे पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब ने 81.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछाई, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बहादुरगढ़। क्या इन्होंने एक भी पिलर को मेट्रो का बनाया? हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के 5400 मेगावाट के बिजली के कारखाने लगाने का काम किया था, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके। क्या इन्होंने एक भी यूनिट का बिजली का कोई कारखाना लगाने का काम किया? हुड्डा साहब ने 12 यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया, इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी बनाई? तो मेडिकल कॉलेज कोई बनाया? इन्होंने विकास का कोई काम किया? फिर कर्जा कैसे बढ़ गया जब इनको सरकार सौंपी थी? हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, 2014 में जब इनको सत्ता सौंपी थी, जब हरियाणा पर कर्जा 70,000 करोड़ का था, जो आज कर्जा 4 लाख करोड़ को पार कर गया। आज हरियाणा में कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इस हरियाणा में बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। 2000 की जो बेरोजगारी थी 2014 में, हुड्डा साहब के समय में 2.9% थी।
अब 9% को पार कर गई है। 3 गुना बेरोजगारी, 5 गुना कर्जा। इसके लिए कौन दोषी है? आज महंगाई सबसे ज्यादा हरियाणा में क्यों है? आज हरियाणा महंगाई में सबसे ज्यादा, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, कर्जे में पूरी तरह से सरकार को बांध दिया। इसके कारण क्या है? हुड्डा साहब के समय में हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल हरियाणा में मिलता था, सबसे सस्ता पेट्रोल हरियाणा में मिलता था, सबसे सस्ती बिजली हरियाणा में थी। करोड़ के बिजली के बिल माफ एक कलम से करने का काम किया था। हुड्डा साहब ने 2200 करोड़ रुपए का सहकारी कर्जा माफ करने का काम किया था। हुड्डा साहब ने 9% जो ब्याज में मिलता था कोऑपरेटिव कर्जा, उसको 0% पे करने का काम किया। इन्होंने क्या किया? सवाए लोगों को लड़ाने के, आपस में नफरत पैदा करने के, हिंदू और मुसलमान के, ये मेवात की धरती जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो प्रतीक मानी जाती है, जो कभी मुगलों से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, हमेशा जो बहादुरी में, शहादत में मेवात आगे रही, यहाँ के भाईचारे को जो बिगाड़ने का इन्होंने प्रयास किया, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। जो एक बहुत बड़ी साजिश थी, हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में एक आग लगाने की, उस साजिश को मेवात के लोगों ने समझा, उसको बेनकाब कर दिया। हमारे इलाके के लोगों ने समझा, इनकी साजिश को बेनकाब कर दिया, नहीं तो हमारे भाईचारे को बिगाड़ने का इनका कुछ प्रयास था। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सबको बहुत मेहनत की जरूरत है। ये बहुत ही इस तरह के लोग हैं, इनका कामों के नाम से वोट नहीं है, अपने काम से नहीं मांगेंगे वोट। ये नहीं मांगेंगे कोई 15 लाख की, मैंने कही थी कि 15 लाख सबके जेब में आ जाएंगे, वो कब आएंगे? इन्होंने कहा था कि भाई किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी हो जाएगी। इन्होंने कहा था कि एमएसपी के जो दाम है C2+50 स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। इन्होंने कहा था कि गरीब के सिर पर कोई ऐसा नहीं रहेगा जिस पर सिर पर छत ना हो। हमारे हरियाणा में भी 1,38,200 मकान मंजूर हुए थे। 495 करोड़ की किस्त भी आ गई थी, जो खट्टर सरकार ने वापस कर दी। वो गरीब लोगों के, हरियाणा के गरीबों के सिर पर जो छत बननी थी, मकान बनने थे, वो भी खट्टर साहब को मंजूर नहीं थे, वो भी वापस कर दिए। ये जरूर पूछे भारतीय जनता पार्टी से, खट्टर के जो ये लोग जो आते हैं, इनसे पूछोगे, बताओ ये 9.5 लाख गरीबों के राशन कार्ड काटने का क्या कारण है? परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9.5 लाख गरीबों के राशन कार्ड काट दिए। 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। स्कूल सारे बंद करने में लग रहे हैं। 498 स्कूल बंद कर दिए, 48 स्कूल मर्ज कर दिए। अध्यापकों के पद उनको मर्ज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी 25,192 पद खाली हैं। हुड्डा साहब ने तो मेवात के लिए अलग कैडर खोल दिया था, यहाँ पर अध्यापकों के लिए। इन्होंने वो सारे, इन सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, किसान के, मजदूर के, गरीब के, वंचित समाज के वो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं प्राइवेट स्कूल में। मजबूरी में उनको सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ता है, और सरकारी स्कूलों की हालत कर दी है कि वहां पर कोई भी अध्यापकों की व्यवस्था नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। 321 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। 8,240 स्कूलों के कमरों की जरूरत है। फिर भी 10,676 करोड़ का बजट, शिक्षा का बजट वापस कर दिया, सरेंडर कर दिया। क्या हालत है शिक्षा विभाग का? क्या करना चाहते हैं? स्वास्थ्य विभाग का क्या करना चाहते हैं? 50% पद खाली पड़े हैं।
आपके मेडिकल कॉलेज में भी आधे डॉक्टरों की जगह खाली पड़ी है। सभी जो पैरामिलिट्री डॉक्टर और दूसरे जो हैं स्टाफ जो है सबके आधी जगह खाली पड़ी है। सभी कोई भी मेडिकल कॉलेज पीजीआई तक में भी नहीं है। सभी मेडिकल कॉलेजों का अस्पतालों का यह हाल है, ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है। पूरी तरह से सरकार ने हालत खराब करके रख दी। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। हमारी पार्टी जो आगे करने जा रही है उसके बारे में हुड्डा साहब आपको विस्तार के साथ बताएंगे। हम सरकार में आए, आपने हम सत्ता में लाए, तो हम आपके लिए क्या करेंगे ये हुड्डा साहब आगे आपको बताएंगे। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।